नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन, इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ ने किया उद्घाटन। समाज, शिक्षा, पर्यावरण, बांग्लादेशी घुसपैठ जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा। न्यूनतम वेतन आदेश की अवहेलना, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चिकित्सा शिक्षा सचिव को किया तलब। अगली सुनवाई 11 दिसंबर को। देहरादून में यातायात नियमों के पालन को लेकर विशेष अभियान, 600 से ज्यादा चालान, 52 वाहन किए जब्त। अभिभावकों से अनुरोध, बालिग होने पर बच्चों को दे वाहन। उत्तराखंड में 14 जनवरी से होगा अर्ध कुंभ। 10 मुख्य स्नान में होंगे 4 शाही, सभी की तिथियां घोषित। 13 अखाड़ों ने जताई सहमति। देवभूमि के 4 धामों में तापमान -10 डिग्री सेल्सियस। ज्योतिर्मठ क्षेत्र में ठिठुरन चरम पर, बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई परेशानी। सत्ताईस में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन उस चुनाव को लेकर अभी से ही उत्तराखंड के 2 प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस में सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष का भी बदलाव किया है और अभी से जीत का भी दावा कर रखी है। कांग्रेस के इन दावों को लेकर बीजेपी की क्या सोच है और बीजेपी की कैसी तैयारी है, इन्हीं सब को लेकर हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार पांडेय ने पूर्व कैबिनेट मंत्री और ऋषिकेश विधायक प्रेमचंद अग्रवाल से खास बात की। उत्तराखंड में 2027 में विधानसभा चुनाव होगा, लेकिन उसकी सरगर्मी बीजेपी और कांग्रेस दोनों में देखी जा रही है। कांग्रेस में भी नई टीम का गठन किया गया है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता ऋषिकेश से विधायक और पूर्व मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं, कांग्रेस ने जो टीम चेंज किया है उसको 2027 के लिए कर रहे हैं कि एकदम हम तैयारी में, किस रूप में देख रहे हैं उसको? देखिए, अभी टीम चेंज नहीं की है, सिर्फ उन्होंने अपना एक प्रदेश अध्यक्ष और 2-3 जिम्मेवारियां दी है। मुझे लगता है भी टीम घोषित करने में, जैसा पिछली बार पूरा कार्यकाल चला गया, वो अपनी टीम घोषित नहीं कर पाए। हो सकता है उनका यही जो परंपरा है आगे बढ़े। और माननीय गणेश गोदयाल जी को मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते बने हैं कांग्रेस को, तो मैं बधाई दे रहा हूं। लेकिन आप ये भी जानते हैं 2022 में यही प्रदेश अध्यक्ष थे तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई थी। तो अब आपसे हो सकता है यही परंपरा को दोहराई जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जिस प्रकार से कार्यकर्ता जमीन पे रह के काम करते हैं, हमारी सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की माननीय धामी जी की सरकार हो, निरंतर विकास कार्यों में लगी है। तो 2027 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, बड़े दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। उस समय उनको मौका नहीं मिला था, कम समय के लिए बने थे, तत्काल चुनाव आया गया था। लेकिन इस बार कांग्रेस लोगों को बीच रही है करेंगे, बूथ स्तर तक को मजबूत करेंगे। बहुत सारे जन सरोकार के मुद्दे हैं, जनता बीजेपी से नाराज है, इसका हमें लाभ मिलेगा। हरक सिंह को अलग जिम्मेदारी की है, प्रीतम सिंह को मैंने जो कांग्रेस में गुटबारी है उसको पाटने का काम किया गया। बीजेपी कितना चुनौती देखती है इसको? देखिए, 3.5 साल तो निकल गए और 1.5 साल में कम समय मिला, ज्यादा मिला, इधर हो जाने। लेकिन 3.5 साल में किया क्या है? मुझे पता है विपक्ष दिखा कहाँ है, क्योंकि काम यदि सरकार करे ना विपक्ष दिखता है ना विपक्ष को इस प्रकार के जनता के उन्होंने मुद्दे उठाए, तो आप निश्चित रहिए आने वाले टाइम 2027 भारतीय जनता पार्टी का। तो अभी हमारे साथ पूर्व मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी थे, जिनका कहना था कि कांग्रेस में भले ही नई टीम बनी हो, लेकिन 2027 का जो मुकाबला होगा वो बीजेपी ही जीतेगी, क्योंकि गणेश गोदयाल भी 2022 में प्रदेश अध्यक्ष थे और उनके रहते बीजेपी यहाँ जीती थी। तो उन्होंने कहा कि वही इतिहास 2027 में फिर से बीजेपी दोहराएगी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में मसूरी विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों और क्षेत्र में आपदा के पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा की। बैठक में लोक निर्माण विभाग, पीएमजीएसवाई, जल संस्थान, पेयजल निगम, सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई तथा जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रखे। बैठक के दौरान मंत्री गणेश जोशी ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करते हुए आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। मंत्री ने निर्देशित किया कि सेर की सिल्ला, भैंसवाड़ गांव, छमरौली,
घमतू, कासेरा, क्यारा, सेमियारी, सरखेत, भैंकली खाला, इनके अलावा क्यारा धनोल्टी मार्ग, फुलेत, सरोना, कार्लीगाड़, लोहारीगढ़ सहित अन्य प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण और मरम्मत संबंधी सभी एस्टीमेट और शासन से जुड़े काम 1 सप्ताह के भीतर पूरे किए जाएं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत आज देहरादून में भव्य रूप से हो गई है। परेड ग्राउंड में बनाए गए भगवान बिरसा मुंडा नगर स्थित जनरल बिपिन रावत सभागार में अधिवेशन का उद्घाटन इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ ने किया। उद्घाटन सत्र से ही अधिवेशन में समाज, शिक्षा, घुसपैठ जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा और मंथन शुरू हो गया है। 3 दिवसीय इस अधिवेशन में देश भर से हजारों प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। यहां राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य छात्र संघ चुनावों सहित विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। आज एबीवीपी का 71वां अधिवेशन हो रहा है यहाँ देवभूमि में। इस मेरा सौभाग्य है कि हमको ये आके सभी युवा पीढ़ियों को देखने का अवसर मिला। तो एबीवीपी का किस लीडरशिप दे रहे हैं इसी तरफ से युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए, तो इतना इंस्पिरेशनल है। मैं भी ऐसे काम करता रहता हूँ कि स्पेस टेक्नोलॉजी डोमेन में मैंने कुछ काम किया, तो मैंने इस बारे में युवाओं को और यंग स्टूडेंट्स को इंस्पायर करके टेक्नोलॉजी डोमेन में आने का आदेश देता रहता हूँ आफ्टर रिटायरमेंट। विद्यार्थी परिषद अपना राष्ट्रीय भावनाओं को ओतप्रोत होते हुए और छात्र हितों में और छात्र देश हित में काम करता है। ज्ञान, अनुशासन, अपना कल्चर, संस्कृति यह विद्यमान रहे और इसके लिए पूरी तरह निरंतरता लगा रहता है। परिसर की स्थिति कैसी हो कि छात्रों का वहाँ अनुशासन भी बना रहे और पठन पाठन भी ठीक से चलता रहे, इसके लिए वो समय समय पे भी आंदोलन करते हैं। और जब कभी राष्ट्र पे भी ऐसी कोई आपत्ति और विपत्तियाँ आती हैं तो उस समय भी वो डट कर के खड़े होते हैं। जहाँ कहीं भी आपदा आई है उस आपदा में भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता। सभी का स्वागत है। भाजपा विधायक और प्रदेश प्रवक्ता विनोद चमोली ने प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर कहा कि सरकार की नीतियों और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने विपक्ष पर भ्रामक प्रचार का आरोप लगाते हुए कहा कि विभिन्न सेक्टर्स में 9 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा गया है, जबकि सरकारी नौकरी कुल रोजगार का केवल एक हिस्सा है। अगर धामी जी की सरकार दोबारा रिपीट हुई है तो पिछले 5 साल की सरकार का भी उसमें रोल है। देखिए, मुख्य बिंदु यही है कि हमारी जो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र और प्रदेश मिलकर पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 2 लाख करोड़ के अवस्थापना कार्य चल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है और प्रदेश निरंतर आगे बढ़ रहा है। सरकार की तमाम योजनाएं हैं कि यहाँ का पर्यटन बेहतर हो, यहाँ का तीर्थाटन बेहतर हो, यहाँ पर रोजगार जनरेट हो, जो हम लोग काम कर रहे हैं और प्रदेश बहुत तेजी से आगे बढ़े, इसके लिए सरकार निरंतर काम कर रही है और उसी को लेकर मैंने आज अपना विषय यहाँ पर लिया है। यातायात नियमों के पालन को लेकर देहरादून संभाग के अंतर्गत परिवहन विभाग के प्रवर्तन अधिकारियों ने अपने अपने इलाकों में विशेष अभियान चलाया। इस बात पर देहरादून के आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने कहा कि मुख्य रूप से दोपहिया वाहनों को ध्यान में रखते हुए इस अभियान को चलाया गया। इसमें ट्रिपल राइडिंग, बिना हेलमेट के वाहन चलाना और स्कूल के नाबालिग बच्चों द्वारा दोपहिया वाहन चलाने पर कार्यवाही की गई और हमने 600 से ज्यादा चालान किए और 52 वाहन जब्त किए। साथ ही उन्होंने कहा कि इस दौरान कुछ ऐसे स्कूली बच्चे पाए गए जिनके पास ड्राइविंग का लाइसेंस नहीं था, लेकिन वो मोटरसाइकिल चलाते हुए पाए गए। इसके लिए बच्चों के अभिभावकों से अनुरोध किया गया है कि वो अपने बच्चों को बालिग होने तक दोपहिया वाहन चलाने न दें, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभियान कल चलवाया था जिसमें जो 2 व्हीलर्स हैं फोकस उन्हीं पे था कि वो बिना हेलमेट के चला रहे हैं, ट्रिपल राइडिंग में चला रहे हैं, या स्कूल के बच्चे जो अंडर एज हैं
वो कोई गियर वाला व्हीकल तो नहीं चला रहे हैं। तो उसके लिए अलग अलग क्षेत्रों में टीमें गठित की गई थी और उनसे ये कहा गया था एक मॉर्निंग टाइम पे और एक जब स्कूल की छुट्टी होती है अलग अलग स्कूलों में चेकिंग करें। तो उसमें लगभग हमारे सभी टीमों ने मिला के 600 से ऊपर चालान किए हैं पूरे संभाग में और 52 गाड़ियां जो हैं सीज की गई हैं। इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी पाए गए जो जिनके पास लाइसेंस नहीं था और वो मोटरसाइकिल चला रहे हैं, अंडर एज हैं। तो उसमें हमारी पेरेंट्स से अपील है कि आप किसी भी ऐसे नाबालिग बच्चे को व्हीकल ना दें, क्योंकि इसमें जुर्माने के प्राविधान जो हैं बहुत सख्त हैं। 25,000 तक का जुर्माना है। अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधानसभा क्षेत्र के थाकुली मैदारी मोटरमार्ग की जर्जर स्थिति ने ग्रामीणों की परेशानी बढ़ा दी है। विधायक निधि से निर्मित ये सड़क पिछले 3 वर्ष से क्षतिग्रस्त पड़ी है। इसके चलते आम जनमानस को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर मरम्मत और सफाई न होने से रास्ते लगातार गड्ढे और मलबे से भरते जा रहे हैं। गुरुवार को हालात तब और गंभीर हो गए जब गांव की एक महिला की अचानक से तबीयत खराब हो गई। सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है और इस कारण वाहन गांव तक नहीं पहुंच सके। मजबूरन परिजन और ग्रामीणों को महिला को डोली में बिठाकर मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ा, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया जा सका। अल्मोड़ा जिले के भतरौज खान में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय अध्ययन केंद्र द्वारा राजकीय महाविद्यालय भतरौज खान में 2 दिवसीय निःशुल्क पुस्तक वितरण मेले का विधिवत समापन हुआ। 2 दिवसीय निःशुल्क पुस्तक मेले में हिंदी, अंग्रेजी, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, पर्यावरण, साइबर सुरक्षा, इतिहास सहित कई विषयों की पुस्तकें उपलब्ध करवाई गईं। कार्यक्रम में 150 से ज्यादा छात्र छात्राओं, स्थानीय नागरिकों और शिक्षकों ने हिस्सा लिया और लगभग 400 पुस्तकें वितरित की गईं। मेला उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं के साथ साथ स्थानीय नागरिकों के लिए भी लाभकारी रहा। लोगों ने 2 दिवसीय निःशुल्क पुस्तक वितरण मेले की सराहना की। यहाँ पर ह्यूमैनिटी से रिलेटेड बुक्स हैं, राजनीति शास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, पर्यावरण अध्ययन, शोध इत्यादि इस प्रकार की किताबें थी। बच्चों में काफ़ी उत्साह देखा गया। बच्चों के साथ साथ यहाँ के जो लोकल्स के लोग हैं उन्होंने भी इसमें प्रतिभाग किया और बहुत ही अच्छा रहा ये। अब तक हमारे पास लगभग 350 लोग आ चुके हैं इस मेले में जिन्होंने यहाँ पर प्रतिभाग किया है और लगभग 400 से अधिक किताबें लोग यहाँ से ले जा चुके हैं, जिससे कि यहाँ पर पठन पाठन की जो हमारी परंपरा रही है, हमारी प्रक्रिया है, वो आगे और बढ़े। उत्तराखंड में 2027 में होने वाले अर्धकुंभ की तारीख तय हो गई है। हरिद्वार में होने वाला यह भव्य आयोजन 14 जनवरी से शुरू होगा और 30 अप्रैल को खत्म होगा। 107 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 10 प्रमुख स्नान शामिल हैं, जिसमें पहली बार 4 शाही अमृत स्नान भी होंगे, जिसे एक ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है। कई दिन से अर्धकुंभ की तारीख को लेकर असमंजस के हालात थे, जिसके बाद आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार डाम कोठी में अखाड़ा प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक में मेला प्रशासन की ओर से 13 अखाड़ों के 2-2 सचिव या नामित प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। तिथियों की घोषणा के बाद संतों ने कहा कि यह मेला कुंभ की ही तरह दिव्य और भव्य रूप से आयोजित होगा। इससे हरिद्वार में करोड़ों श्रद्धालुओं के पहुंचने की इसमें उम्मीद है। 2021 का जो हमारा आयोजन था, आयोजन की बहुत अच्छी तैयारियां थी, सभी व्यवस्थाएं थी। आप सब लोगों का भी बड़ा उसमें सभी का सहयोग था, सभी का आशीर्वाद था। लेकिन उस समय में कोरोना महामारी आ गई थी और उस महामारी के कारण बहुत सारे जो श्रद्धालु थे, देश भर से आना चाहते थे, उस समय में यहाँ नहीं पहुंच पाए थे। इस कारण से मन में विचार आया कि क्यों ना इस बार हम चूंकि यहाँ पर एक भव्य और दिव्य आयोजन करें जो सभी के लिए एक यादगार बने और हम सब भी पुण्य के भागी बने। और कुंभ से जुड़े हुए सभी निर्णयों में जो संत गणों की हमारी परंपराएं हैं, आवश्यकताएं हैं, सुविधाएं हैं, उनको हमने सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है, क्योंकि जो सनातन का संदेश है वो पूरे विश्व में मां गंगा के इस तट से जाए, ये हमारी प्राथमिकता, सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं, सर्वोच्च प्राथमिकता है। चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ ने किया उद्घाटन। समाज, शिक्षा, पर्यावरण, बांग्लादेशी घुसपैठ जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा। न्यूनतम वेतन आदेश की अवहेलना, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चिकित्सा शिक्षा सचिव को किया तलब। अगली सुनवाई 11 दिसंबर को। देहरादून में यातायात नियमों के पालन को लेकर विशेष अभियान। 600 से ज्यादा चालान, 52 वाहन किए जब्त। अभिभावकों से अनुरोध, बालिग होने पर ही बच्चों को दें वाहन। उत्तराखंड में 14 जनवरी से होगा अर्धकुंभ। 10 मुख्य स्नान में होंगे 4 शाही। सभी की तिथियां घोषित। 13 अखाड़ों ने जताई सहमति। और देवभूमि के 4 धाम में तापमान -10 डिग्री सेल्सियस। ज्योतिर्मठ क्षेत्र में ठिठुरन चरम पर। बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई परेशानी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।